नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रोजर क्लासेस 124 में। तो साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। उसी को देखते हुए हम जो रोजगार विद अंकित ऐप पे फ्री वीकली टेस्ट चलते हैं, उनके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो आज हम बात करेंगे जो 8/2/2026 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसके मैं सॉल्यूशन के बारे में। तो साथियों, जल्दी से जल्दी यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो के माध्यम से उन्हें भी हेल्प मिल सके। चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 500 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक का 1/3 दूसरे से 72 कम हो। दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं संख्याएं x, y है। तो इनका जो सम है वो कितना है? तो वो है 500। और बोलता है कि एक का मतलब x का 1/3 दूसरे से कितना कम है? 72 कम है। यानी 22 से कितना कम हो जाएगा? 72 72। तो इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। तो पहले से दूसरे को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 22 से 22 माइनस कट जाएगा। तो x प्लस 3 बराबर 500 से 72 जब जाएगा तो ये बचेगा 428। तो ये हो जाएगा 4x/3 यानी 428। तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकल आएगी वो आ जाएगी 4 से, ये कट जाएगा 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 7 21, 3 एकम यानी 321। यानी पहली जो संख्या हो जाएगी वो 321 हो जाएगी। तो पहले ही ऑप्शन में 321 है, तो ए इसका सही आंसर है। तो ये साथियों बेसिक से हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रश्न भाजक भागफल का 6 गुना शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 12 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो जब शेषफल 12 है तो भाज्य हमको ज्ञात करना है। चलिए, भाज्य बराबर क्या होता है? तो भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो अगर यहां से हम देखिए, जो भाजक है वो भागफल का 6 गुना और शेषफल का 5 गुना। तो जब शेषफल का 5 गुना है तो शेषफल का 5 गुना क्या है? भाजक है। तो शेषफल कितना है? तो शेषफल है 12। तो ये कितना हो जाएगा? 60। 60 आ जाएगा क्या? भाजक। यानी 60 तो हो गया भाजक। भागफल, भागफल क्या है? भाजक। भागफल का 6 गुना है। तो यानी जो ये 60 है ये 6 गुना है, तो भाजक कितना होना चाहिए? यानी 1/6 होना चाहिए। तो यानी भाजक कितना हो जाएगा? भागफल 10 प्लस शेषफल कितना? 12। तो ये हो जाएगा 600 प्लस 12 बराबर 612। यानी बी इसका सही आंसर है। अगर ये आपको नहीं समझ में आया हो तो आप इसको दोबारा से देख लीजिएगा। इसमें क्या कह रहा है? शेषफल का जो है भाजक 5 गुना है और भागफल का जो भाजक है वो 6 गुना है। जब शेषफल दिया है 12 तो यहाँ से भाजक कितना निकल आएगा? 12/60। जब 60 हो गया भाजक और भाजक जो है भागफल का 6 गुना है, तो भाजक जब 60 आ गया है तो यहाँ से भागफल जब निकालेंगे तो ये 6 से डिवाइड हो जाएगा यानी 10 आ जाएगा। तो उसी को फिर इस समीकरण में रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि गुणोत्तर श्रेणी जीपी का जो पहला पद है वो कितना है? 12 और सार्वानुपात जो है 4 है। इसके 4 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो जो गुणोत्तर श्रेणी है उसका जो सम का जो फॉर्मूला होता है तो वो होता है एस एन बराबर होता है ए आर एन माइनस 1/r-1। यानी डिफरेंस होता है, बड़े से छोटा माइनस करना होता है। यानी जब एक से बड़ी संख्या यानी r जो है एक से बड़ी हो तब ये लगेगा, छोटी हो तो 1 - r हो जाता है। तो 4 पर यहाँ पे r क्या है? तो r है सार्वानुपात।
ए है प्रथम पद, एन क्या है, नंबर ऑफ, मतलब कितने पदों का मान निकालना है, एन बराबर नंबर ऑफ पद। ठीक, तो एस एन की वैल्यू आएगी 4, ए कितना है, ए दिया है 12, आर कितना दिया है सारवानुपात, तो ये दिया है 4, एन कितना है 4 माइनस 1, और ये हो जाएगा 4 माइनस 1, तो 12 इंटू 4 चक 16 चौका 64 चौके 256, 256 में से एक गया तो 255 डिवाइड बाई 3, तो ये 4 आ जाएगा। जब इसको मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पन्ना 20, 4 पन्ना 20 और 2 22, 4 दूनी 8 और 2 20, 1020, यानी 1020 सी इसका सही आंसर है 1020। तो ये साथी जो गुणोत्तर श्रेणी और जो समांतर श्रेणी है, तो इनके जो सम है उनका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला सही आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो इसको कुछ नहीं है, बस आपको काट पीट करनी है। तो देखिए, अगर हम इसको काटेंगे 2 बार जाएगा, इस 2 से काटेंगे तो ये 9 बार जाएगा, ये 3 और 3 9 हो गया, तो ये 9 खत्म, और 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार जाएगा, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 8 बचेगा। कितना बचेगा 8, प्लस ये 18 दूनी 36 हो गया, और ये 7 दूनी 14 हो गया, तो यहाँ से कितना बचा, तो यहाँ से बचा 4, तो 8 और 4 12, जो x का मान जो आ गया वो कितना आ गया 12, यानी डी इसका सही आंसर है 12। सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है, इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 10.89 21.16 डिवाइड बाई, तो अब ये इसको क्या है, ये इनके स्क्वायर रूट लेने हैं। देखिए पॉइंट क्या है, 2 के बाद है, तो इसका मतलब जो आंसर होगा वो पॉइंट, इसमें जो आंसर होगा, जो मतलब जैसे 10.89 का जो निकालेंगे इसका रूट, तो ये 0.1 के बाद आएगा। तो 1089 किसका होता है, तो आप कहोगे कि जो 1024 जो होता है वो किसका होता है, तो वो होता है 32 का। कितने का, 32, 32 का। तो 1024 से थोड़ा सा ही आगे है, तो ये कितने का हो जाएगा, तो ये आप कहोगे 3.3 का हो जाएगा। और ये 2116, 2116, अब इसका निकालने के लिए आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट किसी का कैसे निकालते हैं, जैसे 2116 है, तो आप क्या करोगे, लास्ट के 2 डिजिट देखिए, तो यानी जो यूनिट डिजिट कितना 6, और किसी के स्क्वायर में किस में आता है, या तो 6 के में आएगा या 4 के में आएगा, और जो आगे वाला जो बचा पार्ट है ये किसके स्क्वायर रूट से थोड़ा सा, मतलब इससे कम कौन किसका स्क्वायर है, तो आप बोलोगे 4 का, यानी 4 चौक 16 होता है, 5 25, 25 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी ये तो 46 का होगा या 44 का होगा, या 46 का होगा या 44 का होगा। अगर हमको पता पड़ जाए कि 45 का क्या होगा, 45 से ऊपर है, तो हमने कहा 45 का निकालना ईजी है, तो 45 का कितना होता है, तो इसमें क्या है पीछे का स्क्वायर, इसमें 1 ऐड कर देंगे और मल्टीपल कर देंगे, तो 4 गुणा 5 यानी कितना हो जाएगा 2025। अब 2025 ज़्यादा है या 2116 ज़्यादा है, तो आप बोलोगे 2116 ज़्यादा है, तो ये 45 से ऊपर वाली संख्या कौन सी है, वही आंसर होगा, तो ये हो जाएगा 4.6। ठीक, ऐसे ही अब इसका निकाल लीजिए। 529 तो आपको पता ही है किसका होता है, 23 का होता है 2.3, और इसका कितना हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, तो ये या तो 6 के पास होगा या 4 के पास होगा, सेफ कंडीशन। और ये किसके पास है, तो आप बोलोगे 6 के पास, या तो 6.6 का होगा या 6.4 का होगा। अब वही कंडीशन 65 का हमको पता होना चाहिए, तो 65 का 5 जिसके लास्ट में 5 है उसका निकालना ईजी होता है, तो ये हो जाएगा 5 25, और 6 से 1 बढ़ा के यानी 7 मल्टीपल कर दोगे तो ये हो जाएगा 42 25। अब ये बताइए 42 25 ज़्यादा है या 43 56, तो आप बोलोगे 43 56, तो इसका जो आंसर होगा वो मतलब 6.6 होगा। ठीक, अब ये जो आ गया यानी 3 इन 0.3
इंटू 4.6। अब ये क्या है, डिवाइड, तो डिवाइड कितना 2.3 इंटू 6.6। ठीक है, तो देखिए इससे पूरा खत्म, ये पॉइंट ये 2 बार जाएगा, 2 बार गया। अब आप आ जाइए 33 दूनी 66, कितना हो जाएगा 33 दूनी 66, यानी 6.6 इंटू 6.6। बात वही है किसका स्क्वायर, 4356 का। तो 4356 किस में है, डी इसका सही आंसर है 4356। तो ये एक स्मार्ट अप्रोच है, यानी आप इसमें भी अब पहले आपने देखा नहीं है कि किसी का हमने स्क्वायर 6.6 निकाल रखा है, अब यहाँ पे फिर स्क्वायर करने लगे तो ये टाइम वेस्टिंग है। हमको पता है ये स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर हमने किसी का स्क्वायर रूट लिया था जो आया था 6.6, तो जब उसका जब स्क्वायर रूट 6.6 है तो 6.6 का जब स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा, तो 43.56। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF 3131 है, उनके लघुत्तम के अन्य दो भाजक 14 और 15 हैं, तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये अन्य दो भाजक हैं, क्या है, भाजक, तो और उसका HCF 31 है। जब किसी का HCF 31 है तो इसका मतलब वो संख्या 31 से डिवाइड हो रही होगी। ठीक, अब देखिए 31 का जब कोई HCF है, यानी इन चारों में जो आंसर होगा वो 31 से डिविजिबल होगा। तो क्या ये आंसर हो सकता है, आप बोलोगे नहीं हो सकता। हो सकता है, 31 से डिविजिबल है ना, 31 से डिवाइड करने हैं। ठीक, तो ये, तो हम क्या करेंगे, 31 में अगर किसी संख्या का इसमें इकाई का अंक 8 है तो इसमें या तो 8 का मल्टीपल हो रहा होगा या 18 का हो रहा होगा। जब 18 का करते हैं तो 18 54, और 8 का करते हैं तो कितना आएगा, 8 से 24, यानी 248। ये 368 है तो ये भी आंसर नहीं है। ऐसे ही हमने किया 4 का मल्टीपल तो भी नहीं आ रहा, 14 42, 14 14, ये भी नहीं आ रहा। अब हमने देखा 15 का मल्टीपल करके देख लेते हैं, तो जब 15 का मल्टीपल तो ये आ जाएगा 15 एकन 15 और 15 × 45, 45 और 1 46, और ये कितना है 435 है, तो ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा, यही, तो यही इसका सही आंसर है। ठीक, अगर डिविजिबल से करोगे तो ये इजी हो जाएगा। ठीक है, 465 इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ए और बी के अनुपात में 3.5 के अनुपात में चॉकलेट हैं। ए को बी से 8 चॉकलेट अधिक मिलते हैं तो अनुपात 4:5 हो जाता है। ए और बी के पास शुरू में कितनी चॉकलेट थी। अब ए और बी के पास शुरू में कितनी, यानी जो भी आंसर होगा वो 3:5 का होगा। तो 3:5 का जब होगा तो ये क्या अनुपात 3:5 आ रहा है, तो आप बोलोगे नहीं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये आ रहा कितना, 8 × 24 और 40, और ये अनुपात कितना है 55 25 और 5 8 40, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये आ रहा 3:4, तो ये भी नहीं होगा। यानी एक ही आंसर है, हमको किसको कितना मिला है ये कोई मतलब नहीं है। आंसर पूछा है शुरू का अनुपात क्या होगा, कितनी चॉकलेट थी, तो आप बोलोगे 24 और 40, तो 20 का सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट है कि 25,000 छात्रों की एक कॉलेज में 55% लड़के, 30% लड़कियां, 50% लड़के एक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं साथियों। अब मान लेते हैं उस परीक्षा में 100 छात्र थे, 100 छात्र होते तो उसमें से 55% यानी 55 जो थे वो कितने थे, कौन थे, तो वो थे बॉयज यानी लड़के। तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, तो आप कहोगे लड़कियां हो जाएंगी साथियों 45, जो कितना बचा रिमेनिंग, तो ये हो जाएंगे गर्ल्स। ठीक, अब कह रहा है कि 50% तो लड़के पास हुए और 30% अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए, तो ये फेल हैं, और ये लड़कियां 30% फेल हुई। अच्छा ये बताओ 30% जब फेल हुई तो पास कितनी हुई, तो आप कहोगे ये 70% पास हुई और ये 50% पास हुए, और पास ही हमको
ज्ञात करना है। तो अच्छा 50% पास हुए मतलब 1/2 पास हुए, मतलब आधे पास हुए आधे फेल हुए लड़के। तो 55 का 1/2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 दूनी 54 यानी 27.5, यानी 27.5 जो लड़के हैं वो पास हो गए। लड़कियां कितनी पास हुई, तो लड़कियां जो हुई 70% यानी 7/10 पास हुई। तो ये आ जाएगा 7×5 = 35, 7×4 = 28 और 3 = 31, यानी 31.5 ये लड़कियां पास हुई। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ 27.5 और 31.5 पास हुए हैं टोटल। तो टोटल कितने पास हुए, इनको सम कर लीजिए। 27 और 31 कितना होता है, तो ये होता है 58 यानी 59। उन टोटल जो छात्र हैं वो 59 पास हुए। अगर 100 छात्र होते तो उसमें से 59 पास हुए, लेकिन हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन कह रहा है कि 100 ना होके 25,000 है। तो 100 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 25,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 250। अब हमको ज्ञात करना है 59 की वैल्यू, तो 250 × 59। ठीक, अब इसमें आप ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 25 × 225, 25 × 225, 225 और 22, 25 × 5 = 125 और 22 47, 147 यानी 14,750। 14,750 ए इसका सही आंसर है साथियों। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। अगर आप इसको रेशियो के हिसाब से करेंगे तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। ठीक, अगर आप जैसे 100 की जगह आप 10 भी मान लो तो भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो पॉइंट में आएगा, इससे अच्छा है कि आप 100 मान लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु को 2070 रुपए के मूल्य पे बेचा जाता है, तो उसी वस्तु को 1035 में बेचने से होने वाली हानि से 23% अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब एक चीज हम देख पा रहे हैं, या तो हमें लाभ जो है रुपए में ज्ञात हो जाए तो इसमें से माइनस करके क्रय मूल्य आ जाएगा, या फिर हमें हानि प्राप्त हो जाए तो इसमें हानि ऐड करके हो जाएगा। क्योंकि हमको पता है सीपी बराबर क्या होता है, एसपी प्लस जो है लॉस। ठीक, और प्रॉफिट क्या होता है, तो जो एसपी है उसमें से प्रॉफिट माइनस कर दो, तब सीपी ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। तो सीपी मान लेते हैं, ये सीपी है। अगर इसको पहले 1035 पे बेच रहा है, ये एसपी 1 है, फिर उसको कितने में बेच रहा है, तो फिर बेच रहा है वो 2070 में। हम ये मान लेते हैं अगर वो 1035 में अगर बेचता तो उसको कितने का लॉस होता, तो उसको जो होता लॉस कितने का, 100 रुपए का। ठीक, 100 यूनिट का लॉस होता। उसके बाद वो 2070 में बेचता तो कितने का प्रॉफिट होता, उससे 23% अधिक यानी 123 रुपए का। ठीक, तो अब हम देख पा रहे हैं ये क्या है, ये लॉस है माइनस में। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 123 में से माइनस का 100 जाएगा तो ये हो जाएगा डिफरेंस कितना, 223। अगर हमको 100 यूनिट की जो वैल्यू है वो प्राप्त हो जाए तो हमको लॉस जो है रुपए में प्राप्त हो जाएगा। अब यहां से इनका डिफरेंस क्या है, तो इनका डिफरेंस है ये 2 गुना है, तो यानी जो डिफरेंस आएगा वो 1035 आएगा, 10,035 सॉरी, ये 10,035 है, 10,035। ठीक, ये 20,070 है। तो ये क्या है, इतने का डिफरेंस आया, और यहाँ जो 223 यूनिट डिफरेंस आ रहा है, तो 223 यूनिट की जो वैल्यू है
वो कितनी है 10,035। कितनी है 10,035। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 10,035 बट्टे 223। तो अब हमको ज्ञात करना है 100 यूनिट की वैल्यू। 100 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करना आसान है, इसीलिए 100 यूनिट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 100 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 10,035 इंटू 100 डिवाइड बाई 223। तो आप ये देख पा रहे हैं ये किसके नज़दीक है, तो ये 45 दूनी 90, लगभग ये 45 बार जाएगा साथियों। 45 या 135, 45 दूनी 90, 90 और ये हो जाएगा 13, 103, 45 दूनी 90। हाँ, ये जा रहा है साथियों 45 बार। तो यानी 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4500 रुपये। यानी अगर वो 10,035 में बेचता है तो उसको 4500 रुपये का लॉस होता है। तो अगर हम सीपी फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 10,035 प्लस 4500, तो ये हो जाएगा 355 और ये 14,535। 14,535, 14,000 के पास यही है, 14,535 बी इसका सही आंसर है। यहाँ साथियों 20,070 है और ये 10,035 है, वो गलती से भूल गया था, ठीक। तो बट आप कॉन्सेप्ट देखिए किस हिसाब से सॉल्व करना है। आपको क्या है, कोई भी मान लेते हैं लॉस अगर कितना भी होता है उसको 50 जो भी यूनिट आपको, लेकिन हमने 100 इसलिए माना है कि उसका 23% अधिक यानी 123 हो जाएगा, ठीक। इसीलिए अगर हम 123 का मान निकालते तो इसमें से जो 20,070 है इसमें से वो माइनस करना होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा उसको। एक स्मार्ट टीवी को 1,61,900 रुपये में खरीदा जाता है। इसके 15% अधिक पे अंकित किया गया है। इसके अंकित मूल्य पे 10% की छूट पे बेचा जाता है। तो स्मार्ट टीवी का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक। अब ये बताइए ये क्या है, अधिक अंकित किया जाता है। तो 15% को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे 3/20 लिख सकते हैं। अगर 20 रुपये सीपी होता तो एमपी कितना हो जाता, तो एमपी हो जाता 23 रुपया, 23 रुपया हो जाता। अब छूट कितनी दी गई है, अब आपको पता है कि जो छूट दी जाती है वो मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य पे दी जाती है। तो 10% की छूट दी गई है, तो इस पे 10% की छूट देने के बाद ये किसको बेचेंगे, 9/10 में बेचेंगे। तो कितने में बेच रहे हैं, तो 9×30 = 27 और 9×2 = 18, 2 20, 20.7 रुपये में बेच रहे हैं। अगर उसका सीपी 20 रुपया है तो ये आ गया एसपी। पूछा है प्रतिशत लाभ क्या होगा। चलिए 20 रुपये की वस्तु खरीदी आपने, 20.7 की बेच दी, यानी 20.7 की बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, तो आप कहोगे 0.7 रुपये का लाभ हुआ। कितने पे, तो 20 पे। तो ये आ जाएगा 100% निकालेंगे तो 20 × 100 यानी 5 बार 3.5%। तो 3.5% ये इसका सही आंसर है। आप कहोगे कि इनका मान की कोई ज़रूरत है, भाई कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाभ हमें भी प्रतिशत में ही ज्ञात करना है। तो इसकी हमें कोई नहीं, सिर्फ बहकावे के लिए है ये। तो 3.5% आंसर होगा इसका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एक साधारण ब्याज पर निवेश किया गया धन 12% में अपने आप का 7 गुना हो जाता है, तो 24 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। तो अगर पी जो राशि है वो 12 वर्षों में कितनी हो रही है, 7 गुना, यानी 7p हो जा रही है। तो कितने वर्षों में हो रही है, तो ये हो रही है 12 वर्षों में। अच्छा ये बताइए, ये धनराशि हो रही है, ये टोटल है अमाउंट और ये है प्रिंसिपल। तो यहाँ पे जो एसआई है वो कितना मिल रहा है, तो वो मिल रहा है 6p, 6p मिल रहा है, यानी 12 वर्षों में 6 रुपये ब्याज मिलता है। तो 24 वर्षों में इसका 2 गुना ब्याज मिलेगा, यानी 12 वर्षों में। तो ये यहाँ से अगर अमाउंट जाओगे तो 24, तो ये कितना है, ये इसका 2 गुना है, तो ब्याज भी 2 गुना मिलेगा, यानी 6 दूनी 12 रुपये। तो 12 रुपये यहाँ पे ब्याज मिलेगा, 12p। तो 12p तो ब्याज मिला है और अमाउंट ये, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा टोटल 13p। तो धनी पूछा है
तो कितना हो जाएगा 13 गुना। तो बी इसका सही आंसर है 13 गुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत 10% की दर पर निवेशित 42,000 रुपए के मूलधन पर 3 वर्ष के अंत में प्राप्त मिश्रधन क्या होगा। तो मैंने ये कहा है कि कोई भी परसेंट जो वैल्यू दी है तो उसको फ्रैक्शन में कर लीजिए। तो 10% को क्या लिख लेंगे, 1/10। तो 10 रुपये अगर प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना हो जाता है, तो 11 रुपये। क्या वर्ष का है, 3 वर्ष का। फिर 10 से 11, फिर 10 से 11, तो ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 1331। तो 1331 हो गया। तो ये 1000 ना होकर कितना है, तो आप कहोगे 42,000, यानी ये 42 गुना है। जो ये अमाउंट आ रहा है ये 42 गुना है, तो ये भी 42 गुना होगा। अब 42 गुना होगा तो ये यहाँ पे इकाई का अंक 1 है और यहाँ 2 है। 2 इकाई में गुणा करेंगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट जो आएगा वो आएगा 2। तो यहाँ 0 है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ भी 0 है और यहाँ 9 है, तो ये बी इसका सही आंसर है। मल्टीपल करने की आवश्यकता हमें पड़ी ही नहीं। ठीक, अगर एक और यूनिट डिजिट मिलता तो इस 2 प्लस की वैल्यू ज्ञात कर लेते। ठीक है, तो सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 40 छात्रों का औसत वजन 55.25 किलोग्राम, 24 छात्रों का जो औसत वजन है वो 52.5 किलोग्राम है। सभी छात्रों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। लगभग में पूछा है। चलिए देख लेते हैं साथियों। हम देख पा रहे हैं यहाँ 40 छात्र हैं, ऐसे क्वेश्चनों को यहाँ पे 24 छात्र हैं। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं अगर यहाँ पे दोनों अगर डिवाइड कर लें हम इसको, तो ये 58 40 और 8 तिया 24, क्योंकि इनका जो सम है लास्ट में वो भी डिविजिबल हो जाएगा इसीलिए। तो ये 5 है, ये 3 है, यानी अब जो है 5 छात्रों का औसत वजन कितना है, 55.25 है और 3 छात्रों का इतना है, क्योंकि डिवाइड इसलिए गया कि 5 का मल्टीपल करने में इजी होगी। तो 55.25 इंटू 5, तो 55 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 55 25 और 26, 55 से 2 27। ठीक, और यहाँ पे 3 का मल्टीपल है तो 5 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 5 15। अब इसका सबका सम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7 और 6 13, 5 और 7 12, 1 13, 3 और 1 4, 433.5। ये तो टोटल सम आ गया। अब सबका औसत वजन निकालना है, यानी अब कितने छात्र हैं, 5 और 3 8। तो जो ये सम है वो 8 से डिविजिबल हो कर डिवाइड कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 8 तिया 48, सॉरी 48, 3 बचे 33 और 8 चौक 32, 54 के पास आएगा साथियों आंसर। तो बी सी इसका सही आंसर है 54.219। आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ 53 है, 52 है, 51 है, 54, तो 54 इसका सही आंसर है, यानी सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार्य को 110 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 165 दिनों में कर सकता है। तो सभी एक साथ काम करें तो कितने में, तो एक साथियों सिर्फ और सिर्फ संख्या बड़ी दे दी है, बाद बाकी क्वेश्चन इजी है। तो ए 110 दिनों में कर रहा है, बी 165 दिनों में कर रहा है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा। तो आप ये देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 55, यानी ये 55 का मल्टीपल है। तो ये 55 दूनी 110, यानी 55 गुणा 6, इनका जो एलसीएम हो जाएगा वो 55 इंटू 6, यानी 56 30 और 56 30, 56 30 56 30 300, 330 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 330 को हमें इससे अच्छा है क्योंकि हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो 55.6 इनका एलसीएम हो गया। तो 110 को हम इससे डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 1/2 बार, तो यानी ये आएगा 3, और ये जाएगा कितने बार, तो आप बोलोगे ये जाएगा 2 बार, यानी 1/3, तो ये हो जाएगा 1 2। ठीक, कैसे हो गया, क्योंकि देखिए 55 इंटू 6 डिवाइड बाई 165, तो ये 55 3 बार, 3 दूनी 6, इसलिए आया है। ठीक, तो अब दोनों मिलके कितना कर रहे हैं, तो 5 कर रहे हैं। ठीक, अब 5 कर रहे हैं, अब सभी एक साथ करेंगे तो 5 से कितने बार 11, यानी 66,
66 इसका सही आंसर है। बाद बाकी इसमें 11 का मल्टीपल है तो वैसे भी आंसर लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट लग रहा है कि दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20-30 मिनट में भर सकते हैं। सी पाइप है 1 घंटे में खाली कर सकता है। 1 घंटे को क्या लिख सकते हैं 60 मिनट। टंकी को खाली करने में तीनों पाइप खुल दिया है तो कितने समय लगेगा। तो ए कितने में भर रहा है तो 20 मिनट में, बी जो है 30 मिनट में भर रहा है और सी जो पाइप है वो 60 मिनट में खाली कर सकता है। तो इनका एलसीएम 60 हो जाएगा। तो ये 20 दिया 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60 यानी माइनस का 1। अगर तीनों काम करें तो ये हो जाएगा तीनों दो 5, 5 में से 1 गया तो 4, यानी 4 यूनिट की वैल्यू भर पा रही हैं। तो टोटल भरना कितना है 60, 4 की क्षमता से, तो 60/4 तो कितना आ जाएगा 15 मिनट। सी इसका सही आंसर है 15 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दो बाइक 20 किलोमीटर प्रति घंटा 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चलते हुए एक स्थान से एक ही गंतव्य पर पहुंचती है। पहली बाइक दूसरी बाइक से 15 मिनट अधिक समय लेती है, तो दूरी ज्ञात करनी है। तो चलिए, तो ए बाइक मान लेते हैं, ये बी बाइक है। इसकी स्पीड कितनी है 20 और इसकी है 18। ये क्या है स्पीड का रेशियो, टाइम का रेशियो क्या करेंगे तो क्या है ये अपोजिट हो जाता है, तो यानी 18 और 20 रेशियो में। ठीक है साथियों, तो ये 18 और 20 कितने का अंतर, इससे कितना 2 मिनट अधिक ले रहा है, लेकिन 2 मिनट अधिक लेके कितना ले रहा है 15। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15/2, 15/2 हो गई। अब हम किसी से भी कर लें, दूरी तो समान है दोनों की, तो 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 18 की जो वैल्यू हो जाएगी 15 गुणा 18/2 यानी 135 मिनट। 135 मिनट को क्या लिख सकते हो आप, 135 मिनट को क्या लिख सकते हो, आप कहोगे घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 20 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, तो स्पीड दूरी क्या होती है दूरी बट्टे समय, दूरी क्या होती है चाल इंटू समय। तो चाल कितनी है 20, दूरी कितनी है 135 मिनट। 135 मिनट को क्या ले सकते हो आप, तो 135/60 ये घंटे में आ गई, तो 20 दिया 60, 3 से करोगे तो ये 45 आ जाएगी। तो 20 का सही आंसर है 45 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 121 मीटर लंबे पुल को 62 सेकंड में समय लेती है पास करने में, और पुल पर खड़े आदमी को पार करने में 51 सेकंड समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, चाहे आदमी कहीं भी खड़ा हो, पुल पे खड़ा है तो भी अगर आदमी को पास कर रही है, केवल आदमी को पास कर रही है, तो अपनी दूरी जो है अपनी लंबाई के अनुसार दूरी चलेगी। तो यहाँ क्या है 121 मीटर लंबा प्लेटफार्म है, प्लस अपनी दूरी अपनी लंबाई x मान लेते हैं x मीटर है, कितना समय ले रही है तो 62। तो ये क्या आ गई दूरी बट्टे समय यानी चाल आ गई। अब ये बताइए चाल तो उसकी समान है, चाल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, और आदमी को पास करने में यानी अपनी लंबाई के अनुसार चलेगी, तो दोस्तों 51 यानी x/51। अच्छा ये भी चाल है, चाल तो दोनों जगह समान है, तो इसको हम कर देंगे बराबर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 121 10 गुणा 51 प्लस 51 x बराबर हो जाएगा 62x। अब ये इधर माइनस चला जाएगा, तो 121 गुणा 51 बराबर आ जाएगा कितना 11। ठीक 11x, तो 11 से ये 11 आ जाएगा, तो 11 इंटू 51, 11 इंटू 51, तो 11 पन्ना 55 मतलब 561। 561 सही आंसर हो जाएगा बी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका इकाई अंक कितना आएगा 1। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 100 मीटर लंबे 80 मीटर चौड़े फर्श को इस प्रकार लंबाई से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी जिससे कोई भी भाग बर्बाद ना हो। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या है एचसीएफ हमको फाइंड करना होता है। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे साथियों 20, तो 20 का सही आंसर है 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 51 सेंटीमीटर है। पाई बराबर लेना है 3.14 सेंटीमीटर।
तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। 3 इंटू पाई का मान कितना है? तो पाई का मान लेना है हमको 3.14 इंटू 51 इंटू 51। अब ये क्या है? आप एक चीज और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यानी गुणा 51 है, तो 17 इंटू 3 17। अब 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी मतलब ये 9 का मल्टीपल भी होगा। अब 9 का मल्टीपल अगर हमको पता पड़ जाए, आइए देख लेते हैं इनका सम कितना आ रहा है। तो 5 और 2 7, 5 12, 1 13, 13 और 6 19। यहाँ से 8 5 13, 13 1 14, 14 4 18 20 और मतलब ये आ रहा है कितना? 8 8 5 13, 13 1 14, 14 4 18 और 2 20। हाँ 20 आ रहा है। यहाँ से आ रहा है 9 और 5 14, 14 1 15, 15 और 4 19 और 2 21। ये आ रहा है 6 4 और 2 6, 11 12, 12 6 18। यानी एक ही आंसर है जो 9 से डिविजिबल होगा, यानी डी इसका सही आंसर है। आगे कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 24,501.42। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए ने एक रेडियो बी को 20% लाभ पे, बी ने इसे 10% की हानि पे, सी ने इसे डी परसेंट को 5% के लाभ पे, तो डी ने इसका मूल्य इतना जो है पे किया है, तो ए ने इसको कितने रुपए में खरीदा। तो ए से क्वेश्चन को रेशियो के हिसाब से करते हैं। तो 20% को अगर ए ने बी को बेचा है तो कितने परसेंट में? अगर वो 100 रुपये होता है यानी 20%, 20% को क्या ले सकते हैं? 1/5। अगर उसने 5 रुपये में खरीदा तो 1% के लाभ पे तो 6 रुपये में बेच दिया। अब बी को जितने रुपए में खरीदा, मान लेते हैं वो भी 100% हो गया, तो 100% को क्या ले सकते हैं? यानी 10% के लॉस पे बेच रहा है, तो 100% में 10% का लॉस कर लेगा, तो उसको यानी अगर वो 10 रुपये का लिया है तो 1 रुपये का लॉस हो रहा है। यानी कोई चीज उसने 10 रुपये की खरीदता तो 9 रुपये में बेचता, यानी अब 9 रुपये में सी को बेचते। सी ने डी को 5% के, तो 5% को क्या ले सकते हो आप? तो 1/20। अगर सी ने उसको 20 रुपये में खरीदा है तो 1 रुपये के प्रॉफिट पे ने 21 रुपये में बेच दिया है। तो अब इनका आप निकाल लीजिए फाइनल वैल्यू। यानी यहाँ पे आएगा ए ने जो परचेज किया है, और यहाँ पे आएगा डी ने, जो सबसे लास्ट में किसने परचेज किया है? डी ने। तो यहाँ से जाएगा 3 और ये 5, तो 55 25 दूनी 50 है, 500 रुपये। और ये हो जाएगा 9 27, 27 गुणा 21। यानी ए अगर 500 रुपये में खरीदता और डी को वो डायरेक्ट बेचता तो इतने पे बेच रहा है, तो डी ने इसको कितने रुपए में खरीदा है? तो 1814.40 रुपये में। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 1 यूनिट की आप निकाल लीजिए, 18.14 डिवाइड बाई 27 गुणा 21। तो ये यहाँ से 10 नीचे आ जाएगा पॉइंट की जगह, और निकालनी हमें 500 की वैल्यू है, तो 500 की वैल्यू निकाल लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये देखिए 9 से 3 बार, ये 9 दूनी 18 और 9 1 9, 9 6 54, ठीक। 3 से 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 7 से जाएगा, 7 दूनी 14, 6 61, 7 8 56 और 7 8 56। फिर 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 3 27, 9 दूनी 18 और 32 पंजे कितना होता है? 32 पंजे 160। तो 32 पंजे 160, यानी ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1600 रुपये। बी इसका सही आंसर है, 1600 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। ये जो है यहीं समाप्त होते हैं, मतलब सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए हैं। तो ये मैथ सॉल्यूशन है। अगर आपके कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं,
और आपके कितना स्कोर यानी मैथ में कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट जरूर बताएं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।